Hello friends, as you seen here the unit's name is what? Current electricity और लेक्चर 2 यहाँ पे बनने जा रहा है और लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है, आप उसको जाकर देखिए, है ना, तब लेक्चर 2 और अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में, है ना। किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, वो भी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे उसके बाद बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ। टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। ये क्या कहता है, यानी कि सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता था तो उसको सॉल्व करने के लिए तो सिंपल, जैसे क्लास 10 में कुछ ऐसा रहता था ना सर्किट, जब हम लोग पढ़ते थे एनसीईआरटी में क्लास 10 में, ऐसे रहता था कुछ, फिर ऐसे यहाँ पे वोल्टेज रहता था, फिर इधर से करंट जाता था, यहाँ पे भी है प्लस माइनस, है ना, ठीक है, ऐसे कुछ रहता था। तो सिंपल V बराबर आई आर लगा देते थे, V बराबर I इंटू आर, ये सिंपल था, ठीक है। जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, यानी कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आ जाए, है ना, बहुत सारा, मतलब सर्किट कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगे, तब उसको सोल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ का यूज किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि इट इज यूज्ड टू सॉल्व, इट इज यूज्ड टू सॉल्व, है ना, इट इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। हम लोग सर्किट को शॉर्ट में सीकेटी लिखेंगे, आप लोग समझ आ जाएगा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 लॉ दिया था। पहला था किरचॉफ करंट लॉ जिसको बोलते हैं, है ना, या किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं उसको, और एक और नाम है जंक्शन लॉ, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूं मैं, इसको या तो हम लोग किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, या तो जंक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ, ठीक है। 3 नाम है इसका, ठीक। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि द algebraic sum of all currents लिखा हुआ साफ साफ मैं लिख देता हूं, CURRENTS, currents, the algebraic sum of all currents, है ना, at any junction, अभी मैं बताता हूं जंक्शंस क्या होता है, वेट। The algebraic sum of all currents at any junction in electrical circuit, an electrical circuit, ये सर्किट है, ठीक है। Algebraic sum of all currents at any junction at any junction in an electrical circuit is equal to 0। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसमें आ रहे हैं और जा रहे हैं, यानी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का अलजेब्रिक सम अगर 0 के बराबर होता है तो वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है। यानी कहने का मतलब है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे केसीएल भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, और जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो ये क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे ऑल करंट्स का कहने का मतलब क्या है कि इनकमिंग करंट भी और आउटगोइंग करंट भी। अभी मैं बताता हूँ इनकमिंग करंट कैसे होगा, और कि ऑल करंट्स मतलब इनकमिंग करंट्स भी और
आउट गोइंग करंट्स भी, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई सर्किट में ठीक है, इसमें करंट I1 आ रहा है, इसमें करंट I2 आ रहा है, ठीक है, I1 आ रहा है, I2 मतलब I2 भी आ रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। इसको क्या नाम दूं मैं, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं, इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम है जंक्शन। नहीं, एक वायर, दो वायर, तीन वायर आकर इस पॉइंट पे मिल गए, यानी जंक्शन कहला गया, ठीक है। I1 I2 मिलकर, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि इनकमिंग करंट को इनकमिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, इनकमिंग करंट। फिर आता है आउट गोइंग करंट, इनकमिंग आउट गोइंग करंट। अरे इनकमिंग और आउट गोइंग करंट को हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है, यही आपको जानना था। तो यहाँ पे I1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकमिंग करंट है, I1 इनकमिंग, रुक जाओ पहले, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इनकमिंग करंट I1 है, और ये I2 भी इनकमिंग करंट, कहने का मतलब है ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है इस पॉइंट पे, यानी ये इनकमिंग करंट है, तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये I2 भी पॉजिटिव होगा। गुड। अब देखो यहाँ पे इधर से आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, यहाँ पे मिला, इधर से जा रहा है, इस पॉइंट से निकल रहा है, यानी ये इनकमिंग करंट था, ये भी इनकमिंग करंट था, I2 भी और I1 भी इनकमिंग करंट था। लेकिन जब इधर से निकल रहा है, यानी ये I3 बन गया, जो कि ये आउट गोइंग करंट हो गया, इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, इसका वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ये सब रजिस्टर है, ठीक है। तो तो इससे हमको क्या मिला, यहाँ पे रेज कर रहा हूं, ठीक है। इससे हमको क्या मिला, तो इससे हमको मिला कि टोटल इनकमिंग करंट है ना, इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट है ना। यानी हमको इससे क्या मिला कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इससे क्या मिला, तो हम लोग लिखते हैं, तो I1 पॉजिटिव लेंगे, I1, हाँ अलजेब्रिक सम करते हैं। फिर फर्स्ट क्या कर रहा था कि टोटल करंट का अलजेब्रिक सम है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोटल करंट का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो I1 प्लस I2, I1 को हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे, क्या I2 को भी पॉजिटिव मिलेंगे, हाँ, क्योंकि ये भी इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव में, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है ही। अब आ गया बात I3 का, I3 क्या नेगेटिव है, आउटगोइंग करंट है, तो आउटगोइंग करंट को हम लोग क्योंकि अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, और I3 को हम लोग नेगेटिव मिलेंगे, यानी I3 बराबर क्या होना चाहिए, किरचॉफ लॉ क्या कहता था, फर्स्ट लॉ क्या कहता था, इट इज इक्वल टू 0, यानी टोटल सम ऑफ ऑल करंट्स शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ओके। तो इससे क्या मिला, I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2, I3 इधर चला गया तो प्लस I3 है ना, प्लस I3, यही है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, है ना। टोटल इनकमिंग करंट I1 I2 इनकमिंग करंट था, इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट I3 आउटगोइंग करंट था, अभी हम बताए थे। I1 I2 इनकमिंग करंट, I1 I2 इनकमिंग करंट, I3 आउटगोइंग करंट, ये निकल गया रिजल्ट, है ना।
अब एक पॉइंट हम लिखते हैं, अब हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का ही पॉइंट है, स्टार लिखकर ठीक है, देखकर लिखते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है ना वो जो है इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, it follows the law of conservation of इलेक्ट्रिक चार्ज। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना। तो ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ की तरफ, ठीक है। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ सेकंड लॉ ना, हाँ, किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है। किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है, ये भी वही कहता है, उसमें करंट का मतलब बात कहा गया था, इसमें वोल्टेज का बात कहा जाएगा। द algebraic sum of all what potential difference the algebraic sum of all potential difference है ना, इन अ लूप। और लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड लूप। इन अ क्लोज्ड लूप। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि लूप और जंक्शन में क्या अंतर होता है, किसे कहते हैं। तो लूप ऐसा पॉइंट जहां पे दो वायर्स आकर कनेक्ट, मतलब दो वायर आकर कनेक्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जंक्शन बोलेंगे। ये जंक्शन, सॉरी, ये लूप है। क्या लूप? तो लूप कैसा होना चाहिए? इसमें किरचॉफ लॉ में, किरचॉफ सेकंड लॉ में लूप क्लोज होना चाहिए। अच्छा, इसको किरचॉफ सेकंड लॉ को और भी नाम है, ठीक है, वो अभी हम लिखते हैं। वो कहाँ लिखते हैं हम? अच्छा, लास्ट में लिखते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप, इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट का, ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, इज इक्वल टू 0। यानी इसमें भी कहता है किरचॉफ सेकंड लॉ कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज्ड लूप में, है ना, क्लोज्ड लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 0। यानी अगर 0 होता है पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम, पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम एक क्लोज्ड लूप में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज्ड लूप में अगर पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम अगर 0 के बराबर होता है तो वो किरचॉफ सेकंड लॉ कहलाएगा। इसका और नाम है किरचॉफ को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या क्या बोलते हैं? तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ को किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं या फिर केवीएल भी बोलते हैं। और इसको
क्या क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और लूप लॉ, क्या बोलते हैं, लूप लॉ। हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या क्या पढ़े थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़े थे कि उसका नाम होता था किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो होता ही था, किरचॉफ करंट लॉ भी उसको कहते थे और जंक्शन लॉ भी बोलते थे। अब किरचॉफ सेकंड लॉ है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ में लूप का बात हुआ है, तो कहीं ना कहीं लूप में वोल्टेज लॉ यानी वोल्टेज का भी बात किया गया, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी हो गया, और तीसरा नाम क्या है उसका, लूप लॉ। ठीक है, ये किरचॉफ सेकंड लॉ को ही बोलते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल या फिर लूप लॉ। ठीक है, और वो क्या कहता, तो वो कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये तो ये तो ठीक है ना। अब आते हैं, ये किसको फॉलो करता है, किरचॉफ सेकंड लॉ किसे फॉलो करता है, तो इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, और क्योंकि ये वोल्टेज कहीं ना कहीं वोल्टेज के बारे में बोला गया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोला गया है ना, तो इससे कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना, तो इससे कुछ रिजल्ट क्या आएगा, तो समेशन ऑफ यानी सिग्मा डेल वी यानी टोटल यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब चेंज इन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन यानी सिग्मा डेल वी इज इक्वल टू क्या, सिग्मा आई आर, है ना, यही है किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ। ठीक है, इरेज मैं कर रहा हूं, है ना, हो गया। अब हम लोग चलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, पहले एक बार चेक कर लेता हूं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हाँ, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इट इज नथिंग बट अ combination of resistor, it is the combination है ना, combinations of resistors, ये रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आते हैं हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अब आते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज समझ गए आप लोग, समझ गया ना, हाँ। अब आते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड वीडियो हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बार बार चेक करना पड़ता है ना, क्योंकि कल मेहनत बेकार चला गया था। वीडियो कल हो रहा था लगभग 20-21 मिनट तक हुआ, फिर उसके बाद स्पेस फुल हो गया था, इंटरनल स्पेस मेमोरी जो होगा वो स्पेस फुल हो गया था, जिसके कारण वीडियो मतलब वहां पे रुक गया था। ठीक है, बेकार के 1 घंटे तक भगते रहे, सारा बेकार चला गया। इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, खतरनाक वाला डायग्राम।
अब सही है। अब मैं इसमें रजिस्टर्स लगा देता हूं, R1, R2, R1, R2 है ना। इसमें मैं लगा देता हूं R3 और इसमें लगा देता हूं मैं R4। यहां पे भी एक रजिस्टर लगेगा R5, यहां पे लगेगा गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर दिखा मतलब करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको चेक करता है, यानी कहने का मतलब डिफ्लेक्शन एक शो करता है। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ तो यानी करंट को मतलब कहने डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम यही होता है। हो गया। अभी और खींचना है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, करंट इधर से जा रहा है, करंट इधर से आ जाए। ठीक है, इधर से जा रहा है, इधर से आ जाए। अब करंट अगर आई जा रहा है ना, ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पे आई जा रहा, आई जा रहा, आई जा रहा। ठीक है, यहाँ पे भी आई ही जाएगा। अब यहाँ पे दो रास्ता मिल गया इसको, एक इधर एक इधर। तो इधर क्या जाएगा, मान लेते हैं I1 जाएगा, क्योंकि पैरेलल में चला गया ना। पैरेलल में करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें I1, तो इसमें कितना जाएगा, जब टोटल करंट I था तो इसमें अगर इसमें I1 गया तो इसमें I माइनस I1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, I माइनस I1। अरे एक रास्ता था, जब जा रहा था करंट I, इसको दो रास्ता मिल गया, एक इधर एक इधर। पहले मैं नेमिंग कर देता हूं, यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं। ये है ए, दिख रहा है ए। ठीक है, ये है बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, है ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जंक्शन है कि नोड है। हम नोड और जंक्शन के बारे में बताए हैं, शायद पीछे हम लूप बोल दिए थे। तो लूप तो सिंपल क्लोज लूप कहीं ना कहीं एक पाथ होता है। नोड क्या होता है और जंक्शन क्या होता है, जो नोड जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो वायर्स आकर क्या हो, कनेक्ट हो, क्या हो, कनेक्ट हो। तो ये पॉइंट जो है ना, से ओ नाम ले लें, तो ये ओ पॉइंट, इसको नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोड। ठीक है, इस पॉइंट का मैं क्या नाम दूं, इस पॉइंट का मैं क्या नाम दूं, नोड। ठीक है, जंक्शन क्या होगा, एक ही पॉइंट में तीन वायर्स आकर क्या हो, कनेक्ट हो। ठीक है, इस पॉइंट अगर ओ है तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, जंक्शन। ठीक, जंक्शन उसको कहते हैं जहां पे एटलीस्ट 3 रास्ता आकर कहीं ना कहीं मिले, है ना। जैसे पटना जंक्शन, गया जंक्शन, इसलिए तो जंक्शन बोला जाता है। जहानाबाद जंक्शन नहीं है, जहानाबाद स्टेशन है, क्योंकि वहां पे इधर से गया तरफ से मतलब रास्ता आया, एक पटना तरफ से आया, यहाँ पे बीच में पड़ गया जहानाबाद। तो ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये जंक्शन नहीं होगा, ये स्टेशन होगा। क्यों, क्योंकि जंक्शन बनने के लिए एटलीस्ट 3 रास्ता आना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। तो एटलीस्ट यानी मिनिमम 3 वायर्स कनेक्ट हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी एक खास पॉइंट पे मिनिमम 3 वायर्स आकर मिलते हैं या कनेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट का नाम जंक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी एक पॉइंट पर 2 वायर्स आकर मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड, NOD, नोड। ठीक है, तो ये यहाँ ये सब क्या है, अच्छा ठीक है, ये R1, R2, R3, R4 हो गया, R5 हो गया, 5 रजिस्टर लगा हुआ है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज लिख रहा है। अब इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहेंगे, देखते हैं आगे। इसमें अच्छा, ये करंट, टोटल करंट आई जा रहा था, यहाँ पे 2 रास्ता मिल गया इसको, एक इधर एक इधर। इधर I1 गया तो इधर टोटल करंट में से I1 घट जाएगा, I माइनस I1। ठीक है,
क्योंकि रास्ता अभी तक कुछ बदला नहीं है, यानी इधर भी इधर ही जाएगा तो इधर भी I1 ही आएगा, ठीक है, इधर से भी I1, ठीक है। अब इधर से ये जा रहा है, इसको भी रास्ता वही मिला, यानी सेम करंट इसमें भी, यानी यही वाला करंट इसमें भी जाएगा, I माइनस I1, ठीक। I1 इधर, I1 पहले देखते हैं फिर से, इधर से I जा रहा था, I करंट जा रहा था। अब इसको दो रास्ता मिले ऊपर, मतलब ये AC और AD। AC में I1 अगर करंट जाता है ना, तो AD में क्या आएगा, यानी टोटल में से I1 घट जाएगा। तो टोटल क्या था I, तो I में से I1 घट गया तो I माइनस I1, ठीक है। ये I1 तो इधर भी I1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि रास्ता सेम है ना, ठीक है, I1 मिल गया। फिर अच्छा इधर से इधर जा रहा है, तो इधर से जा रहा है यानी I माइनस I1 जा रहा था, ठीक है, तो यहां से भी I माइनस I1 ही जाएगा। अब इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो ये इनकमिंग करंट, इधर से भी इनकमिंग करंट है ना, और ये यहाँ पे मिल गया यानी जंक्शन बन गया, और ये यहाँ से निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि इधर से इनकमिंग करंट और इधर से इनकमिंग करंट, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, है ना, टोटल आउटगोइंग करंट। एक स्टेटमेंट बाहर निकल कर रिजल्ट आया था, तो कहीं ना कहीं इधर से इनकमिंग करंट और इधर से इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये कितना करंट जाएगा, तो देखते हैं I1 प्लस जोड़ेंगे इसको भी, है ना, अरे होता था ना, इनकमिंग करंट IC बराबर आउटगोइंग करंट OC, यानी कहने का मतलब I1 प्लस I2 बराबर I3 होता था। ये हम लोग पिछले फर्स्ट लॉ में हम लोग देखे थे ये वाला रिजल्ट, ठीक है। तो इससे ही तो यहाँ कर सकते हैं ना कि यहाँ पे I1 इधर से आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, यानी इसको इसको जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। I1 यहाँ पे I माइनस I1 फिर जोड़ देते हैं, ठीक है, I माइनस I1 कट गया, क्या बचा I, यानी कहने का मतलब इधर से करंट I जा रहा था, फिर लौट कर I ही आ रहा है, यानी करंट I ही आ रहा है, करंट I वापस लौट कर आ रहा है। तो इससे आप लोग समझिए, I करंट जा रहा है, इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1 और I माइनस I1 में, ठीक है, रास्ता इसको सेम था, I1 ही इधर से आया, फिर इसको रास्ता इधर सेम था, I माइनस I1, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है, इस पॉइंट पे आया, इस जंक्शन पे, B क्या है, जंक्शन है, क्योंकि एक वायर, दो वायर और इधर से तीन वायर कनेक्ट होता है, तीन वायर कनेक्ट, जहां पे कनेक्ट होता है वहां पे जंक्शन बन जाता है, तो जंक्शन ही है। अब इधर से आउटगोइंग करंट निकलेगा, है ना, तो आउटगोइंग करंट क्या होता है, I1 प्लस, मतलब कहने का मतलब ये इनकमिंग करंट प्लस ये इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो जोड़ दिए, जब जोड़ दिए तो I1 और I1 कट गया तो बचा I, तो जब I बचा, यानी कहने का मतलब है कि ये I फिर वापस लौट कर आ गया, ठीक है, I गया I आया, ठीक है, I रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो आप देखते हैं रिजल्ट, अगर इफ पोटेंशियल V यानी V एट C बराबर V एट D, अगर V एट C यानी इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो सेम अगर होता है, अगर होगा भी, क्योंकि पैरेलल है ना, इस तरह से दिखेगा ये, तो VC इज इक्वल टू VD, है ना, तो क्या मिलेगा, यानी VC माइनस VD इज इक्वल टू 0, यानी पोटेंशियल अक्रॉस AC इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस AD, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD इज इक्वल टू 0, यानी करंट, कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर हो गया। अब कोई कंडक्टर में जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है ना, यानी कहने का मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो गया, तो यानी करंट नहीं फ्लो होगा। करंट कब फ्लो होता है, कंडक्टर में करंट कब फ्लो होता है, कब फ्लो होगा, जब वहां पे कहीं ना कहीं पोटेंशियल में डिफरेंस आता है ना, पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, क्या आता है, पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस में कहने का मतलब जहां पे पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया वहां पे करंट मतलब फ्लो होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक वायर में है ना, अगर ये कंडक्टर में पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया यानी करंट वहां पे फ्लो होगा, तो बस पोटेंशियल डिफरेंस अगर कहीं पे मिला यानी करंट वहां पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 0 के बराबर। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर आ गया, तो कहने का मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर आ गया तो कहीं ना कहीं ये करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं फ्लो हो रहा। जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो यानी कि
करंट, इससे हम क्या मिला, इससे हम यही मिला कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, करंट फ्लोइंग, तो इससे क्या मिला हमको, क्या मिला, करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर, करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर है ना, इज 0, है ना, या फिर नो करंट इज फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर, यानी कि इसे और कह सकते हैं कि रिजल्ट निकला डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अरे करंट फ्लो होगा तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। तो जब करंट फ्लो हुआ ही नहीं तो डिफ्लेक्शन कहां से आएगा? तो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0, यानी डिफ्लेक्शन भी 0 आ गया। 2 रिजल्ट मिल गया हमको। जब 2 रिजल्ट मिल गया तो अब मेन रिजल्ट हमको मकसद क्या है, ये निकालना कि R1 बाई R2 का रेशियो जो होगा वो R3 बाई R4 का रेशियो होगा। यहां तक हमको पहुंचना है। यहां तक कैसे आएंगे? तो ये इतना हो गया, वो वाला हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं क्योंकि वी सी इज इक्वल टू वी डी था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं I1 R1 है ना, I1 R1 इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी। कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी। अभी हम देखे थे बीसी माइनस बीसी इज इक्वल टू बीडी, पोटेंशियल डिफरेंस बी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट डी बराबर, मतलब ऐसे, तो बीसी माइनस बीडी इक्वल टू 0। अभी ना देखे थे हम लोग कि पोटेंशियल के डिफरेंस में अगर 0 हो जाए, यानी कहने का मतलब लो पोटेंशियल डिफरेंस, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं, मतलब 0 हो जाए तो करंट फ्लो नहीं होगा। अभी हम रिजल्ट देखे थे, तो यानी इससे क्या मिला, इससे हमको ये मिला कि बीसी यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी क्या होगा, I1 R1। अरे ओम्स लॉ में क्या होता था, ओम्स लॉ V बराबर क्या कहता था, IR। यही तो किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी बराबर IR। I में I1 यहाँ पे है और R1 है, यानी I1 R1। ठीक है, वही ओम्स लॉ से हम लोग लिख रहे हैं। I1 R1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये वाला, यानी I माइनस I1 इंटू R3। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का, होगा ना, क्योंकि अभी देखें BC माइनस BD इक्वल टू 0, यानी BC बराबर BD। इसी के अनुसार यहाँ पे लिख रहा है। तो हमको R1 और R3 को एक साइड करते हैं, तो R1 यही रहने देते हैं, R3 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा तो डिवाइड में बराबर I माइनस I1 बाई ये I1 नीचे आ गया, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टेप्स पे चलता हूं। अब अच्छा ये कौन सा लूप में हुआ, हमको लूप का नाम लिखना पड़ेगा कि I1 R1 इसे कहां कौन से लूप में लिए हैं। तो अब हम क्या कौन से लूप में लिए हैं, ACDA लिख दे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इन लूप ACDA है ना, ACDA में हम लोग चले, इन लूप ACDA में हम लोग को ये रिजल्ट मिला। गुड, अब हम लोग लूप चलते हैं इन लूप। अरे लूप क्लोज लूप को, क्लोज पाथ को लूप बोलते हैं और कुछ नहीं, है ना। ठीक है, और शायद स्टार्टिंग में मैंने लूप को वो ये बता दिया था, नोड का डेफिनेशन बता दिया था, है ना। फॉर दैट आई एम सॉरी। ओके, नोड होता है, फिर से मैं बता देता हूँ, नोड जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट जहां पे 2 वायर्स आकर क्या हो, कनेक्ट हो। ठीक है, उसको नोड बोलते हैं, ठीक है ना, नोड बोलते हैं। करंट क्या होता है, तो करंट होता है, सॉरी जंक्शन क्या होता है जहां पे 3 पॉइंट आकर मिले, कहने का मतलब 3 वायर्स आकर कनेक्ट हो, इस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो नोड और जंक्शन आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, नोड और जंक्शन में तो लूप क्या होता है, तो लूप समझ रहे हैं, ये क्लोज्ड पाथ। तो ACD में हम लोग ACDA में चले तो ये रिजल्ट मिला। अब चलते हैं
CBDC इन लूप CBDC CBDC रुको वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। CBDC में चल रहा है तो क्या मिला हमको I1R2 इज इक्वल टू, यानी इसका CB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा BD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CB बराबर क्या हो जाएगा I1 इंटू R2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CB बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD। तो BD में क्या होगा और ये वाला मतलब ये करंट इंटू रेजिस्टेंस है ना, तो I माइनस I1 इंटू R4। ओके, R2 को यही रहने देता हूं मैं, इस R4 को मैं नीचे लेकर आता हूं बराबर, इसको यहीं पे रहने देता हूं मैं I माइनस I1 बाई I1। ये इस I1 को मैं यहां पे लेकर आता हूं, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। गुड, चलो R2 बाई R4 इज इक्वल टू I माइनस I1 बाई I1, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहीं भी मिस्टेक तो नहीं है, ये आ गया इधर इधर ये सब तो ठीक है। इन लूप ACDA में चले तो I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3, ठीक है। तो R1 बराबर R1 इस R3 को नीचे मैं लाया हूं, तो R1 बाई R3 इज इक्वल टू I माइनस I1 बाई ये I1 इधर गया, ठीक है। तो R1 बाई R3 इज इक्वल टू I माइनस I1, I1 है छोटा सा बन देता हूं, ठीक है, I1, ठीक है। I माइनस I1 इज इक्वल टू I1 छोटा सा 1, ठीक है। अब लूप CBDC में चलते हैं। CBDC यही वाला लूप में, ये वाला लूप जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये CBDC में चल रहा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CB इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस I1R2 इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी I माइनस I1 इंटू R4। अब R2 बाई R4 का रेशियो लिए तो ये वाला और ये आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, कहने का मतलब है कि इसको और इसको से कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिला कि RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो I माइनस I1 बाई I1 इधर भी है, I माइनस I1 बाई I1 इधर भी है, यानी RHS दोनों में सेम है ना, इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। इक्वेशन फर्स्ट में भी RHS सेम है, इक्वेशन सेकंड में भी RHS सेम है। जब RHS सेम हो गया तो कहीं ना कहीं LHS भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला हमको R1 बाई R3 अरे कंपेयर किए तो RHS इसका इस इक्वेशन फर्स्ट का RHS इक्वेशन सेकंड के RHS से मिल गया। जब RHS सेम है तो कहीं ना कहीं LHS भी आपस में सेम होगा, यानी इसका LHS बराबर इसका LHS, यानी इसका LHS क्या है R1 बाई R3 है, R1 बाई R3, और इसका LHS क्या है R2 बाई R4, ठीक है, R2 बाई R4। अब इसको यहां पे और इसको यहां पे मैं करता हूं, ओके। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 वहां चला गया, R4 यहीं पे है, R3 बाई R4। अरे कुछ नहीं किया, इस R2 को यहां और R3 को यहां कर दें, देखो R2 R3 इंटरचेंज हो गया, R1 और मतलब R1 बाई R3 था बराबर R2 बाई R4 था, तो R1 और इस R2 को यहां लेकर आ गया और इस R3 को वहां पहुंचा दिया। तो जब ये उसको ऐसे किया तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, यही तो रिजल्ट हमको निकालना था, यही रिजल्ट निकालना था। और इसी को कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। तो समझ गए, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 है ना, और
आज के लिए इतना ही, ठीक है।